नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो कि अपकेंद्रित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से जो है किसी जल या किसी द्रव में मिले अलग अलग द्रव्यमान या अलग अलग घनत्व के कणों को अलग करने में यूज किया जाता है। उसके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करके निकाले थे। इस फॉर्मूले में D/D, कैपिटल D अपान स्मॉल d बराबर कैपिटल R अपान R प्राप्त हुआ था। अर्थात अधिक द्रव्यमान के जो अधिक घनत्व के कण होते हैं वो जो घूर्णन अक्ष होता है उससे दूर जाके रुकते हैं, और कम द्रव्यमान के जो कण होते हैं घूर्णन अक्ष के समीप रहते हैं। ये इस फॉर्मूले से स्पष्ट होता है। इसके बाद अपकेंद्रित के कुछ उदाहरण हैं, जिससे दूध से क्रीम निकालने की मशीन। तो ये कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों, जो दूध होता है उसमें क्रीम मिला होता है। जब हम लोग दूध गाय या भैंस से निकालते हैं वो दोनों मिले रहते हैं, अलग नहीं रहता। क्रीम और दूध एक ही में रहता है। तो इसको निकालने के लिए अलग अलग कंपनियां, जैसे अमूल होता है, सुधा होती है, ये सब कंपनियां खरीदती हैं दूध को, और अपने जो है प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाकर वहाँ पर जो है ये अपकेंद्रित जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे, उसमें इसको डाल देते हैं और उच्च आरपीएम से उसको घुमाते हैं। उच्च आरपीएम से घुमाने पे क्या होता है, जो दूध में हल्के कण होते हैं, दूध के जो हल्के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और दूध के जो वजन यानी अधिक द्रव्यमान के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्रीम का जो घनत्व होता है वो दूध के कणों के घनत्व से हल्का होता है, जिसके कारण क्रीम क्या होता है, क्रीम जो घूर्णन अक्ष होता है उसके समीप रहता है, और दूध के कण क्या होते हैं, दीवारों से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस तरीके से जो है दूध से क्रीम को निकाला जाता है। इसके अलावा दूसरा है उदाहरण चीनी बनाने की मशीन। चीनी बनाने के लिए देखिए दोस्तों, अक्सर देखिए आप लोग देखे होंगे चीनी मिल में गन्ने का उपयोग किया जाता है। जब गन्ने से रस को अलग कर लिया जाता है, उसे प्रोसेस करके एक तरल लिक्विड प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत गाढ़ा होता है। तो उसमें जो है चीनी के कण मौजूद रहते हैं। उन कणों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको भी अपकेंद्रित में डालकर हाई आरपीएम से घुमाते हैं, उच्च आरपीएम से घुमाते हैं। तो क्या होता है, चीनी के जो कण होते हैं उच्च द्रव्यमान के होते हैं, जो कि उस जो रस होता है गन्ने का, उसमें जो चीनी के कण होते हैं उनका द्रव्यमान जो है उस रस के द्रव्यमान से अधिक होने के कारण क्या होता है, वो अपकेंद्रित की दीवारों से सट जाते हैं, क्योंकि उन पर अपकेंद्र बल अधिक लगता है। तो अपकेंद्र बल बराबर ही लगता है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके कारण वो दूर जाकर दीवारों में सट जाते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग चीनी को रस से प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। देखिए, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे क्षैतिज वृत्त में गति। देखिए, ये एक सेंटर है, ये कोई धागा ले लिया हमने, और यहाँ पर किसी पत्थर के टुकड़े को हम लोग बांध लेते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से घुमाते हैं कि ये क्षैतिज वृत्त में घूमे, क्षैतिज वृत्त में। तो इसकी गति को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वृत्त में गति। और इसी को हम लोग यदि R लंबाई का जो है कोई धागा लेके M द्रव्यमान का पिंड बांध लें, और इसको कुछ इस तरीके से घुमाए कि वो ऊर्ध्वाधर वृत्ति में गति करे। ऊर्ध्वाधर वृत्ति में गति करेगा तो उसको, इस गति को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्ति में गति। तो इसमें और इसमें अंतर होता है। ये जो गति होता है ये समान गति से भी होता है, असमान गति से भी होता है, क्योंकि यह जो है गति हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज प्लेन में गति होता है। क्षैतिज प्लेन में जो गति होता है यह गुरुत्वीय त्वरण जी से मुक्त होता है। लेकिन जब हम लोग यही वर्टिकल, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, इसके अंतर्गत होता है, तो वहाँ पर जो है इस पिंड पर क्या होता है, इसका द्रव्यमान नीचे की ओर काम करता है। अर्थात यहाँ पर जो गति हो रहा है
यह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रहा है, जिसके कारण इसका जो वेग होता है लगातार बदलते रहता है। इसका वेग लगातार बदलते रहता है, इसमें वेग बदल भी सकता है, समान भी रह सकता है। यह दोनों गतियों में अंतर है, अर्थात ये क्षैतिज वृत्त में गति में जो गति होता है उसका वेग नियत भी रह सकता है, बदल भी सकता है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होता है उसका वेग सदैव बदलता ही रहता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति क्या होता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जब किसी पिंड या कण को एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो उस पिंड या कण का वेग कोणीय तथा रेखीय दोनों स्थिर न रहकर लगातार बदलते रहता है, जो कि मैंने अभी बताया, क्योंकि वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर लगता है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर गति करता है, m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर गति करता है, यदि पिंड की किसी क्षण चित्र के अनुसार बिंदु P पर हो तो देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, बिंदु कोई P पर किसी क्षण मौजूद हो अगर पिंड गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो पिंड की संतुलन अवस्था होगी वो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ। ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये r लंबाई का कोई डोरी हो गया, ये वृत्तीय पथ हो गया, सेंटर थोड़ा यहाँ नज़दीक लेते हैं, बड़ा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई r। अब किसी क्षण पिंड मान लेते हैं यहाँ पर है, पिंड का द्रव्यमान क्या है m है, तो पिंड का द्रव्यमान m है तो इसका भार नीचे की ओर काम करेगा mg नीचे की ओर काम करेगा, और डोरी में जो तनाव होगा, डोरी में तनाव इधर लगेगा T, और इसको जो है संतुलित करने के लिए, T को संतुलित करने के लिए अब केंद्र बल लगेगा इस साइड में, मान लेते हैं। देखिए ये यहाँ का एंगल कितना है थीटा, एक मिनट, देखिए इसके साथ मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर mg है तो इधर mg का जो क्षैतिज घटक होगा mg cos थीटा काम करेगा, जो कि t को संतुलित करेगा, ये t को संतुलित करेगा mg cos थीटा, क्योंकि t अंदर की तरफ काम कर रहा है और mg cos थीटा बाहर की तरफ, और ये हमारा हो जाएगा इसका ऊर्ध्व घटक mg sin थीटा, mg sin थीटा। और मान लेते हैं ये हमारा पिंड का वेग है, v वेग से गति कर रहा है, और ये इसका कोणीय त्वरण हो गया ओमेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब पिंड यहाँ पहुँचेगा तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर जो है इसको b मान लेते हैं, ये a हो गया और ये p है, p बिंदु पर जब पहुँचा है तब, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये c है, तो और ये o है, तो OC का जो लंबाई है यहाँ देख सकते हैं OC का जो लंबाई रहेगा ये r है, त्रिज्या है, इसकी लंबाई r है, तो देखिए ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर r cos थीटा हो जाएगी, OC की लंबाई r cos थीटा हो जाएगी।
आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस फिगर को सामने रखेंगे और देखिए यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु P पर कण पर लगने वाले बल। यहाँ बिंदु P पर जब है कण तो उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो पहला बल है कण का भार mg जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। इसके दो घटक mg cos थीटा और mg sin थीटा हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है, ये जो है भार है, और भार के दो घटक mg cos थीटा इधर काम करेगा जो कि टी को संतुलित करेगा, और mg sin थीटा इधर काम करेगा। इसके बाद दूसरा बल क्या लग रहा है इस पर, डोरी में तनाव T जिसकी दिशा केंद्र की ओर है। इसी पर mg पर ये जो m है, m द्रव्यमान पर तनाव लग रहा है T जो कि केंद्र की ओर लग रहा है, टेंशन डोरी में तनाव है। देखिए नोट में लिखा गया भार के घटक mg sin थीटा के कारण कण की चाल बदलती रहती है। mg sin थीटा इसके कारण क्या है, ये कण की चाल बदलती रहती है क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में कभी काम करेगा, कभी इसके दिशा में काम करेगा। इसकी कण v का मान बदलते रहता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव में कि ऊर्ध्वाधर प्लेन में गति करते पिंड, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करते पिंड के वेग में परिवर्तन किस बल के कारण होता है। तो mg sin थीटा जो कि भार का ऊर्ध्व घटक होता है उसके कारण चाल में बदलाव होते रहता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल। देखिए जो वृत्त के केंद्र की ओर जो बल लगेगा तो वो नेट बल क्या होगा, T। देखिए T इधर काम कर रहा है और mg cos थीटा इधर काम कर रहा है, तो दोनों को घटा देंगे तो यही वृत्त के केंद्र की ओर जो नेट बल लग रहा है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है, वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल T माइनस mg cos थीटा, यही बल कण पर अभिकेंद्र बल का काम करेगा। देखिए अभिकेंद्र बल किसी न किसी रूप में अवश्य आता है, तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल T माइनस mg cos थीटा के परिणामी के बराबर आएगा। तो T माइनस mg cos थीटा बराबर क्या आएगा, अभिकेंद्र बल का परिमाण कितना होता है, mv²/r। जब m पिंड का द्रव्यमान हो, v वेग हो, r वृत्त की त्रिज्या हो। अब यहाँ पर T का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए इस mg cos थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो T बराबर हमारा आ जाएगा mv²/r प्लस mg cos थीटा। देखिए इस फॉर्मूले से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये T का मान देखिए हर समय बदलते रहेगा। जब यहाँ रहेगा T का मान अलग रहेगा और इधर जाएगा, देखिए मान लेते हैं पिंड यहाँ आ जाएगा तो T का मान कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो T का मान कुछ और हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो T का मान कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है बदल रहा है। देखिए T किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। थीटा बदलते रहेगा, यहाँ रहेगा तो 0 डिग्री, यहाँ रहेगा तो 0 डिग्री, ऊपर जाएगा तो बदलते जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा 180, यहाँ जाएगा 270। तो इस तरीके से थीटा का मान बदल रहा है तो टेंशन का मान भी बदलेगा, क्योंकि T जो है cos थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। mv²/r, तो ये भी हमारा वेग भी बदल रहा है, वेग क्योंकि ऊर्ध्ववृत्त में गति हो रहा है तो वेग भी बदल रहा है। तो T कुल मिला के हर समय बदलते रहता है। और इस फॉर्मूले का उपयोग हम किसी भी बिंदु पर जो कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है कोई कण, तो उसके किसी भी बिंदु पर हम लोग तनाव को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो उसी में से एक स्थिति यहाँ पर ली गई है, जब कण बिंदु A पर हो अर्थात उच्चतम बिंदु पर हो तब डोरी में तनाव, अर्थात जब यहाँ हो, यहाँ पर जब आ जाए m यहाँ पर आ जाए तब डोरी में तनाव क्या होगा, तब के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए जब यहाँ पर आ जाएगा देखिए यहाँ के सापेक्ष यहाँ पर जब आ जाएगा, यहाँ से चलना शुरू किया मान लेते हैं, यहाँ के सापेक्ष यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर mg नीचे की ओर एकदम काम करेगा, इसके विपरीत mg यहाँ भी एकदम नीचे ऊर्ध्वाधर काम करेगा, तो ये इसका अपोजिट है। ठीक, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। जब कण बिंदु A पर
अर्थात उच्चतम बिंदु पर हो तब डोरी में तनाव, माना बिंदु ए पर कण का वेग va तथा डोरी में तनाव Ta है, यानी ये दोनों माने गए हैं, Va तथा Ta बिंदु ए के रेफरेंस में माने गए हैं। ए बिंदु पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इसके सापेक्ष लिया जा रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ चल के आएगा तो 180 डिग्री मिल जाएगा हमको। थीटा बराबर 180 डिग्री, तो Ta बराबर क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले का हम लोग उपयोग कर रहे हैं जो ऊपर में निकाले से। देखिए बिंदु ए पर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग Ta लिखेंगे mva²/r। ए इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम बिंदु ए पर जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो mg कोस 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि थीटा का मान हमारा 180 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Ta बराबर हमारा आ जाएगा mva²/r माइनस mg। यहाँ कोस 180 डिग्री का मान कितना आता है -1, तो -1 का जब mg में गुणा करेंगे तो -mg प्राप्त हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला हो गया कहाँ के लिए टेंशन, यह टेंशन कहाँ का हो गया, जब पिंड जो है उच्चतम बिंदु पर हो, अर्थात यहाँ पर हो, देखिए यहाँ इस पॉइंट पर हो, तब हमारा टेंशन डोरी में तनाव कितना होगा, इतना होगा Ta mva²/r माइनस mg। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते पिंड का क्रांतिक वेग। अब ये क्रांतिक वेग क्या होता है, देखिए जब मान लेते हैं ये पिंड का वेग v है और ये पिंड गति कर रहा है, जैसे जैसे ये गति स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ये डोरी में तनाव बढ़ते जाता है। और अगर यदि पिंड का वेग हम लोग बढ़ा रहे हैं तो डोरी में क्या तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए टी किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा टी वेग पर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए वेग के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है टी, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे टी भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वेग घटेगा तो टी भी घटेगा। तो वेग जैसे जैसे मान लेते घटाते जाते हैं तो यहाँ पर टेंशन तो बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेंशन घटते 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 यहाँ घट जाएगा, फिर जैसे नीचे आएगा टेंशन बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होगा, फिर यहाँ से देखिए इधर से जब आएगा तो टेंशन बढ़ेगा, और यहाँ से जब ऊपर चढ़ना चालू करेगा तो टेंशन घटना चालू होगा। यहाँ पर न्यूनतम टेंशन होगा, क्योंकि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जा रहा है, और ये क्या होता है कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस 180 डिग्री का मान माइनस में हो जाता है, तो mv²/r में से ये घट जाता है, तो ये उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। तो जब क्रांतिक वेग वह वेग होता है जब डोरी में तनाव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अर्थात क्रांतिक वेग वह वेग होता है जहाँ पर उच्चतम बिंदु पर क्या डोरी में तनाव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी क्रांतिक वेग को भी हम लोग कैलकुलेट करके उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते पिंड का वह न्यूनतम चाल जिस पर वृत्तीय पथ के उच्चतम बिंदु पर नीचे वाले बिंदु पे नहीं बोला जा रहा, उच्चतम बिंदु पर यानी इस पॉइंट पर, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते पिंड का वह न्यूनतम चाल जिस पर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य हो जाता है, अर्थात वह न्यूनतम चाल जिस पर डोरी में तनाव उच्चतम बिंदु पर जीरो हो जाता है, पिंड का क्रांतिक वेग कहलाता है। यानी क्रांतिक वेग से कम वेग कर देंगे हम लोग, क्रांतिक वेग से और कम वेग कर देंगे तो डोरी में तनाव घट के एकदम जीरो से भी कम हो जाएगा, तो यानी डोरी वृत्तिगत संभव नहीं हो पाएगा, डोरी ढीली हो जाएगी। इसे हम लोग VC से लिखते हैं, VC अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पर VC लिखा गया है। अब हम लोग जानते हैं चूँकि TA बराबर mva²/r माइनस mg, ये पीछे हम लोग निकाले थे, तो उच्चतम बिंदु पर TA का मान कितना, टेंशन का मान कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसको जीरो रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो VC का मान हमारा जो मिलेगा वो आ जाएगा अंडर रूट में RG क्या है, ये हमारा क्रिटिकल वेग है, क्रांतिक वेग है बिंदु A पर। इससे अधिक वेग रहेगा
तो वृत्ति गति संभव होगा, और इससे कम वेग रहेगा तो वृत्ति गति संभव नहीं होगा। डोरी में तनाव ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई, ऊर्ध्वाधर वृत्ति में गति करते पिंड के उच्चतम बिंदु पर जब डोरी में तनाव T बराबर 0 हो जाता है, अर्थात VA बराबर VC, देखिए A बिंदु पर बात की जा रहा है, VA बराबर VC पर, तो कण को वृत्ति पथ पर बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mg से प्राप्त होता है। देखिए अभी हम लोग पीछे देखे थे, डोरी में जो अभिकेंद्र बल, जो पिंड को अभिकेंद्र बल मिल रहा था वो किससे मिल रहा था, mg sin थीटा से मिल रहा था। mg, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभिकेंद्र बल जो मिल रहा था हम लोग को mg cos थीटा और t के अंतर से मिल रहा था, लेकिन जब उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां पर टेंशन 0 हो जाता है क्रिटिकल वेग पर, उस स्थिति में भार mg के कारण जो है, भार mg के कारण अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आवश्यक अभिकेंद्र बल भार mg के कारण, भार mg से प्राप्त होता है। जब क्रिटिकल वेग से अधिक होगा, क्रिटिकल वेग से अधिक होगा तो अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त हो रहा था, T और mg cos थीटा के अंतर से, T और mg cos थीटा के अंतर से, जो कि हम लोग अभी निकाले थे। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से आपको। यहाँ पर देखिए T माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर अपन r, यानी T और mg cos थीटा के कारण ही जो अंतर था वह किसके बराबर आ रहा था, अभिकेंद्र बल के बराबर आ रहा था। जब क्रिटिकल वेग से अधिक वेग था तब, जब क्रिटिकल वेग से कम वेग रहेगा तो हमारा जो है क्रिटिकल वेग पर हमारा जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो mg के कारण प्राप्त होगा, भार के कारण प्राप्त होगा। और क्रिटिकल वेग से कम पर तो वृत्ति गति संभव ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है उच्चतम बिंदु A पर यदि जो उच्चतम बिंदु है वहाँ पर VA लेस देन VC, तब डोरी ढीली पड़ जाएगी और वृत्ति गति संभव नहीं होगी। अर्थात जो VA है VC से कम हो जाए, यानी क्रिटिकल वेग से जब बिंदु A पर वेग कम हो जाएगा तो डोरी में जो तनाव होगा वो ढीला पड़ जाएगा और वृत्ति गति, ऊर्ध्ववृत्ति गति संभव नहीं होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।